इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस अपना हेडफोन लगाए। हेलो, अरे जकी भाई, आप पी के वीडियो सबसे शुरू में क्यों डाल देते हो? बाकी यूट्यूबर्स की तरह एंड में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के लिए नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 7th नंबर की यूनिट या 7 चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का। डिटेल से कवर अप करेंगे। 23-24 के सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया एग्जाम करीब आने वाले हैं और आपको रिकमेंड कर दो यार सैंपल पेपर फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो मैं तो आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई सैंपल पेपर मत लेना। ऐसा सैंपल पेपर लेना जो आप लोग को एक बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर अप कर दे। तो ऐसा सैंपल पेपर एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली करता है, जिसके अंदर आप लोग को पांचों के पांचों सब्जेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन एक ही बुक के अंदर मिल रही है। तो ये रहा वो सैंपल पेपर ओसवाल गुरुकुल की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है, जिसके थ्रू आप लोग के बाकी चारों सब्जेक्ट के अलावा 5th आप लोग का फिजिकल एजुकेशन भी कवर अप हो रहा है। ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग को दिए हुए हैं, सही तरीके से 2024 के एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। और याद रखना, सारे आंसर तगड़े वे में दिए गए। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मेरे तरफ से तो यही रिकमेंडेशन रहेगी कि कोई एक बुक मत लेना सैंपल पेपर के लिए, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के लिए। ऐसी बुक ले लो यार जिसमें तुम्हारे पैसे बच जाए। एक बुक के अंदर सारे सैंपल पेपर कवर अप हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अगर आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटी से हो, या फिर साइंस में आप मैथ्स या फिर बायो वालों से हो, सबके लिए यहाँ पे बुक बना के दे दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग परचेज कर सकते हो और वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 7 या चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए रहने वाला है और जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो 23-24 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। तो फिजिकल एजुकेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। एंड तक के जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग को दे देता हूं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे अगर आपने फिजिकल एजुकेशन की बुक नहीं ली हो और आप अच्छे नंबर चाहते हो, एक क्रिस्प बुक चाहते हो, तो मेरी खुद की फिजिकल एजुकेशन की बुक परचेज कर सकते हो। ये रही वो बुक जिसके थ्रू आप लोग बहुत तगड़े मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बुक आप लोग को प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस में, और नोशन प्रेस के थ्रू 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग इसका ई बुक फॉर्मेट चाहते हो तो मेरी वेबसाइट और प्ले स्टोर पे मेरी ऐप के थ्रू आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो, इसका ई बुक फॉर्म। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ में आप लोग मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं डेडिकेटली फिजिक्स पढ़ा रहा हूं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़ा कंटेंट। साथ में टेलीग्राम के चैनल और इंस्टा में मुझे जरूर फॉलो अप कर लेना। इन सब के अलावा मैंने हाल ही में मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हूं, जहां पे आप लोग के लिए लाइव क्लासेस हो रही है। सारे के सारे आप लोग के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्म में बैचेस मैंने लेकर आया हूं, फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन दोनों के लिए। और एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोग का ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़ी प्रिपरेशन में आप लोग की करवा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। अभी आप लोग के लिए चल रहा है स्पेशल ऑफर, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी लाइव क्लास के रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, प्रीमियम कंटेंट है, तगड़े वे में आप लोग का टाइम के अंदर प्रिपरेशन बोर्ड्स की हो जाएगी और बेस्ट मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। अपनी प्रिपरेशन घर बैठे बेस्ट वे में कर सकते हो। आपको मेरा प्लेटफॉर्म मेरी वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग प्ले स्टोर से मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप लोग क्लासेस अटेंड कर पाओगे। इसके अलावा मैंने हाल ही में मेरे वन ऑफ द बेस्ट नोट्स जो आज तक के फिजिकल एजुकेशन के थे उसको लॉन्च कर दिया हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरीके से प्रिंट आउट करवा लेना है। बेस्ट नोट्स है, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग की ये नोट्स करवा देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी जल्दी जाएं। और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है तो आप लोग इसको जल्दी से अवेल करें। जल्दी जाओ दोस्तों। तो क्या क्या पढ़ने वाले इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर, तो जो नया सिलेबस है 23-24 का वही यहाँ पे मैंने चिपकाया हूँ, ठीक है भाई। इसके अंदर एक नया टॉपिक भी आप लोग का जिसपे आप लोग को ध्यान देना है, और कुछ टॉपिक जैसे फर्स्ट एड वगैरह ये सब डिलीट हो चुके हैं। तो इतना पोर्शन है, आप लोग को इसमें अच्छे से फोकस करते हुए पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले टॉपिक का नाम क्या है भाई? फिजियोलॉजी। तो आखिर ये फिजियोलॉजी क्या होती है? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो फिजियोलॉजी का मतलब ये कि यार ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कैसे उसका फंक्शन हो रहा है, इसको समझने का काम फिजियोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। और जब भी हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी वो भी स्पोर्ट्स के लिए, तो वो क्या होगी? तो एक चीज समझो, एक नॉर्मल पर्सन है उसकी फिजियोलॉजी अलग होगी और एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी फिजियोलॉजी अलग होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो स्पोर्ट्स में इंडल्ज होगा तो जो उसकी बॉडी की फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो कैसे बॉडी वर्क कर रही है, कैसे बॉडी फंक्शनिंग कर रही है आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, उसको समझा जा सकता है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी से। क्योंकि यार एक चीज समझो, अगर कोई भी स्पोर्ट्स एथलीट अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है तो उसकी स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जिसके थ्रू आप उसके स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को इनहैंस कर सकते हो।
क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी उस इंडिविजुअल पर्सन के बॉडी के एक एक मूवमेंट के एक एक फंक्शन को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लोग को बताएगी, जिन चीजों को आप लोग करेक्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बना सकते हो। तो ये है आप लोग का स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, एक नंबर की डेफिनेशन यहाँ से ज्यादा आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस से, या मैं कह सकता हूं इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा आ सकता है टॉपिक वो यही वाला है। अब देखो एग्जामिनेशन में जब ये आएगा तो ये हो सकता है 5 नंबर का पूरा आ जाए, या हो सकता है टुकड़े टुकड़े में आए। मतलब क्या कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से जिसके थ्रू आप लोग फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन कर सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट है जिसके थ्रू आप फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन कर सकते हो। उस एथलीट की स्पीड को चेक करके, उस एथलीट की स्ट्रेंथ को चेक करके, फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करके, एंड्योरेंस को चेक करके, ये सब चीजों को। क्लियर भाई? तो एक एक करके फिजियोलॉजिकल फैक्टर देखने वाले और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में याद रखेंगे। पॉइंट याद रखना, उसके अंदर का आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख के आ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन करने वाले स्ट्रेंथ के लिए। अब बेसिक सी बात है, स्ट्रेंथ क्या होती है? मतलब क्या कि यार मसल्स कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो कहलाता है हमारा स्ट्रेंथ। मैंने कहा कि एक बाल्टी पानी उठा लो तो आप उठा लोगे ना? नहीं उठा पाओगे, है ना, कंधों में दर्द हो जाएगा। भले ही वो आपको बोले कि मेरे को गोदी में उठा लो, तो उस टाइम आप उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स के अंदर ताकत है। वो तो नखरे बता रहे थे आप। अब इसमें अगर हम लोग बात करें साइज ऑफ मसल क्या होता है, तो यहां तक क्लियर है। तो कैसे हम लोग स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं? किसी भी इंडिविजुअल की मसल की साइज को देखकर। बेसिक सी बात है, किसी की मसल साइज बड़ी है तो डेफिनेटली उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी एज कंपेयर टू जो दुबला है। इसके अलावा बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेंथ के लिए। आप खुद दिमाग लगा के बताओ, एक बहुत ज्यादा सुमो रेसलर है और एकदम साइड में ब्रूसली टाइप का आदमी है। अब ब्रूसली को जैसे सुमो रेसलर मारेगा फेंका जाएगा भाई, उसकी मसल्स पावर ज्यादा है दोस्तों। बॉडी वेट भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके अलावा याद रखना, मसल कंपोजिशन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मसल कंपोजिशन का मतलब ये, स्ट्रेंथ के लिए आप लोग को लगती है यहाँ पे मसल फाइबर्स। तो 2 टाइप की मसल फाइबर्स होती है, एक होती है फास्ट ट्विच फाइबर, दूसरी होती है स्लो ट्विच फाइबर। तो किस तरीके से इन फाइबर्स का कंपोजिशन है वो भी मैटर करता है। तो याद रखना, जेनेटिकली भी यार मसल कंपोजिशन काफी ज्यादा रिलाय करता है। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग करो तो भी आप लोग मसल कंपोजिशन को बेटर बना के अपनी स्ट्रेंथ पावर को बेटर कर सकते हो। तो मसल कंपोजिशन होना जरूरी है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को यहां से डिटरमाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स। मैंने कहा कि भाई एक अलमीरा है, उसको खसकाना है। 4 लोग को बुलाया, नहीं खसक रही थी, लेकिन हम लोगों ने बोले कि 1 2 3 अब उठाएंगे, भारत माता की जय, और एकदम से उठाया हम लोगों ने। मतलब क्या हुआ हम लोगों ने? तो यहां पे हुआ क्या, ब्रेन ने एक स्पेसिफिक सिग्नल प्रोवाइड किया कि अब पूरी तरीके से ताकत लगाना। आप खुद एक बात बताओ, कई बार होता है ना ऐसा कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा ताकत वाला काम है, कुछ चीज को उठा के इधर से उधर रखना है, लेकिन एक जोश के साथ अगर सब लोग एक दूसरे को इंकरेज करके अगर करें तो यहाँ पे नर्वस इंपल्स बहुत ज्यादा एक्टिव वे में वर्क करती है। तो जितना पावर एक्सर्ट होना चाहिए था उससे भी ज्यादा हो जाता है, जिसके थ्रू आप लोग की स्ट्रेंथ पता चलती है। ऐसे जिम में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जिम में अगर कोई डेडलिफ्ट लगा रहा तो आजू बाजू दोस्त यार आ जाएंगे, ताली आली बजाने लग जाएंगे कि यार उठा उठा, भले उसको कभी उठ भी नहीं सकता था फिर भी वो उठा लेगा। क्यों? ड्यू टू दी नर्वस इंपल्स के वजह से, कि अगर आपने सोच लिए तो डेफिनेटली आप लोग पूरी स्ट्रेंथ एक्वायर कर सकते हो। आई होप क्लियर है। इसके अलावा जो अगला आप लोग का टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके थ्रू आप स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हो। स्पीड क्या होता है कि आप लोग कितना तेजी से दौड़ रहे हो, एक किस्म से वो आप लोग की स्पीड है। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं स्पीड को? तो सबसे पहली चीज नर्वस इंपल्स के थ्रू। अगर आपने सोचे कि आज बहुत तेजी से दौड़ना है तो मैं बहुत तेजी से दौड़ पाऊंगा। कई बार होता है ना, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो और दिमाग में अगर आया कि अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो सच्ची में नहीं हो पाता। ये रियलिटी फैक्ट तुम करके देखना, कभी नहीं हो पाता है, मतलब वो नहीं। चिपका अपडेट आ रहा है भाई 2.0। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे नर्वस इंपल्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीड के लिए। इसके अलावा मसल कंपोजिशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि स्पीड में आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको बहुत तेजी से दौड़ना है। तो इस टाइम पे फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मसल कंपोजिशन के अंदर, याद रखिएगा। इसके अलावा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है स्पीड के लिए। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मतलब आपकी पैरों की ताकत। तो इसलिए कहा जाता है जिम में कि यार जरा थोड़ा लेग्स की एक्सरसाइज किया करो, जिसके थ्रू आप अपनी एक्सप्लोसिव पावर बढ़ा सकते हो। याद रखना, स्पीड के अलावा आप लोग का बहुत कुछ अचीव हो जाएगा अगर आपका एक्सप्लोसिव पावर अच्छा रहे तो। समझ रहे हो ना? स्पीड के लिए आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है। पता चल रहा आप दौड़ने गए थे, नस ही चढ़ गए, खत्म हो गया, है ना? तो फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, तभी अच्छे से आप लोग स्पीड जनरेट कर पाओगे। तो इन सब चीजों के थ्रू आप लोग यार डिटरमाइन कर सकते हो स्पीड को। अगली अगर मैं बात करूं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब कोई भी एक्टिविटी को कितने लंबे वक्त तक के आप कर पा रहे हो, है ना? मतलब तो इसमें सबसे पहले आता है एरोबिक कैपेसिटी। मतलब ये कि आपकी जो VO2 मैक्स है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है ना दोस्त? कई लोग के साथ होता है ना कि कुछ एक्टिविटी कर लिया, हाफने लग गए, मतलब थक गए भाई, यार थकान हो जाती है, कोई बात नहीं, समझ रहे हो?
तो अगर आप लोग का एंड्योरेंस अच्छा नहीं है तो थकान जल्दी हो जाएगी। तो थकान को अगर आप लोग को सही करना है तो आप लोग का VO2 मैक्स की वैल्यू बेटर होनी चाहिए, मतलब एरोबिक कैपेसिटी आप लोग की बेटर होनी चाहिए, रेस्पिरेशन की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। तो एरोबिक कैपेसिटी दो चीज पे डिपेंड करती है, पहला होता है ऑक्सीजन इनटेक, दूसरा होता है ऑक्सीजन अपटेक। तो अगर मैं बात करता हूं इनटेक की, इसका मतलब ये कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना लंग्स ले रहा है वो कहलाएगा आप लोग का ऑक्सीजन इनटेक। तो ये डिपेंड करेगा लंग्स के साइज पे, स्ट्रेंथ पे। और अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन अपटेक की, तो ये होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है बाय द मसल्स फ्रॉम द ब्लड। तो याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ जाते हैं। तो नेक्स्ट होता है आप लोग का लैक्टिक एसिड टॉलरेंट। याद रखिएगा अगर लैक्टिक एसिड टॉलरेंट बेटर रहेगा तो ये फैटिग और टायर्डनेस को डिले कर सकता है, तो ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। तो इस चीज पे आप लोग को फोकस करना है सो दैट आप लोग का एंड्योरेंस इसके थ्रू भी डिटरमाइन हो सकता है। अगला होता है मूवमेंट इकोनॉमी। आप एक बात बताना, अगर आप लोग को 20 किलोमीटर तक के दौड़ना है तो आपके पूरी ताकत से शुरू में दौड़ लोगे, 100 मीटर में आप थक जाओगे भाई, आपको धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए चलना है सो दैट एक इकोनॉमी, मूवमेंट की इकोनॉमी बनाते हुए चलना है लंबे डिस्टेंस तक के कवर करने के लिए। बाइक में भी ऐसे ही होता है, एक ग्रीन कलर का रेंज होता है जहां पे अगर आप लोग उस स्पीड रेंज में अगर गाड़ी चलाओगे तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा और लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप कर पाओगे। सेम टू सेम होता है मूवमेंट इकोनॉमी का भी, कि आप लोग एक इकोनॉमी बना के रखो, ना बहुत तेज दौड़ो ना बहुत धीरे दौड़ो, एक नॉर्मल आप स्पीड में दौड़ते हुए चलो, तो आपकी जो एनर्जी है वो भी रिजर्व रहेगी और आप लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर अप कर पाओगे। इसके थ्रू आप एंड्योरेंस को पता कर सकते हो। अगला होता है मसल कंपोजिशन। याद रखना है एंड्योरेंस के लिए जो मसल कंपोजिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है स्लो ट्विच फाइबर। क्लियर दोस्तों, ये जल्दी फैटिग नहीं होता है, धीरे धीरे तक के आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे आप फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू? तो याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट है मसल स्ट्रेंथ। भाई अगर फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करवाना है किसी की तो मसल स्ट्रेंथ पहले पता करनी पड़ेगी अच्छी है कि नहीं। पता चल रहा है आपने दोनों पैर उसके ऐसे पसरा है और मसल ही फट गई बीच की। क्रैश 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 नहीं क्रैक होगा, देखो। अगली चीज फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग पता कर सकते हो एज और जेंडर पे भी। लड़कियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लड़कों के, और अगर मैं बात करूं एज की भी, बच्चों के अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू बूढ़ों के। इसके अलावा मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिम में जाते होंगे, एरोबिक्स की एक्सरसाइज में जाते होंगे, जुम्बा वगैरह जाते होंगे, तो आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है सो दैट मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी बने रहे। स्ट्रेचेबिलिटी रहेगी तभी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो पाएगी ना। इसके बाद है प्रीवियस इंजरी। भाई देखो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है, बेसिक सी बात है यार, उसके अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी उसके शोल्डर में, तो ये चीजें भी फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लेक्सिबिलिटी को पता करने। तो याद रखिएगा आप लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर अगर आपके एग्जाम में आते हैं एटलीस्ट 4 पॉइंट याद रखना और उसको एक्सप्लेन कर देना जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, और अच्छे से नोट्स को एक बार रीड कर लेना इस चैप्टर के, तो आप लोग की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो उसके थ्रू कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो याद रखना कार्डियो रेस्पिरेटरी के अंदर मेजर चेंजेस होते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब हार्ट और लंग्स के जो सिस्टम है उसके अंदर आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन से बेनिफिट होते हैं यार? तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं आपका जो हार्ट का साइज है वो बड़ा हो जाता है, मतलब हार्ट हेल्दी हो जाता है, ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा। इसके अलावा याद रखना अगर आप लोग को हार्ट रेट का कुछ इशू था तो वो भी डिक्रीज होने लग जाएगा, ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो रिड्यूस होने लग जाएगा, और अगर आपके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम है, मान लो आपको कम ग्राम आपका बॉडी के अंदर खून आया तो वो भी बढ़ जाएगा भाई। इन सब के अलावा अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो लंग्स हेल्दी हो जाएंगे, लंग्स एक्सपांड हो जाएंगे, हेल्दी होने के साथ साथ बड़े हो जाएंगे जिससे रेस्पिरेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बेटर तरीके से होने लग जाएगा, VO2 मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है आप लोग का ये डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपके अंदर एंडोरेंस की शिकायत है, आप जल्दी थक जाते हो, तो आप लोग का ये बेटर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। लंग्स की एफिशिएंसी को भी बेटर करता है। अस्थमैटिक पेशेंट अगर आप लोग हो तो ये उस चीज को भी धीरे धीरे करके आप लोग को ठीक कर देगा। तो ये सब बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलने वाले, याद रखिएगा एग्जाम में डेफिनेटली आप लोग को आने वाला है टॉपिक। अगली बात करें कि यार रेगुलर एक्सरसाइज करने से मसल्स में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मसल्स एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का। बिना मसल्स के आप हड्डी के ढांचे की तरह दिखोगे। हड्डी के ढांचे के ऊपर जो आपके पूरे बॉडी के वॉल्यूम को बढ़ाती है वो है आप लोग के मसल्स, और मसल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मसल। मसल्स काय से बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कौन से मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट से जरा बताओ। तो याद रखिएगा अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो बेसिक सी बात है शेप और साइज बढ़िया हो जाता है, डोले शोले दिखने लग जाते हैं, लड़कियों के सामने इंप्रेशन एकदम चार चांद होने लग जाता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय।
इससे तो बहुत मजा आएगा। इसके अलावा याद रखना मसल्स के अंदर जितनी भी कैपिलरीज है वो ज्यादा से ज्यादा उसका फॉर्मेशन होगा। अगर आपके बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट है तो फैट रिड्यूस होगा, मसल साइज बढ़ने लग जाएगा। कई मोटे लोग रहते हैं वो ये बोलते हैं कि मेरा बाइसेप देखो, बाइसेप नहीं दोस्त, वो फैट का लेयर है। तो अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर से फैट को रिड्यूस करना है दोस्तों तो याद रखिएगा आपको रेगुलर मसल ट्रेनिंग करना पड़ेगा सो दैट आप लोग एक एस्थेटिक लुक पा सको। इसके अलावा अगर आप लोग को यार भूख कम लगती है तो डेफिनेटली आप लोग को थोड़ी भूख ज्यादा लगने लग जाएगी, क्योंकि आप लोग रेगुलर मसल्स एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, मसल्स आपकी वहां पे जाके टीयर अप हो रही है, तो उसको वापस से बिल्ड करने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी। तो खाना आप लोग की बॉडी खुद डिमांड करने लग जाती है। इसलिए आप लोगों ने देखे होंगे कि कई लोग जो जिम पहली बार जाते हैं शुरू में, तो स्टार्टिंग के टाइम पे वो अगर 2 रोटी खाते थे तो जिम के बाद हो सकता है 5-5 रोटी भी खा ले, क्योंकि फूड इनटेक बढ़ने लग जाता है। याद रखना इससे मोटे नहीं होते, जितना बॉडी को जरूरत है उतनी मांग रही है बॉडी, और कुछ नहीं है। इसके अलावा आप लोग हेल्दी रहने लग जाओगे, हेल्थ बेनिफिट आप लोग को मिलने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट आप लोग का नॉन फंक्शनिंग फाइबर जो है आप लोग के एक्टिव हो जाएंगे। नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स का मतलब होता है यार कि मान लो आप लोगों ने कभी कुछ ऐसी बॉडी के अंदर मसल फाइबर्स है वो कभी एक्टिव ही नहीं थी, धीरे धीरे करके वो एक्टिव हो जाती। अरे यार देखो जो जिम नहीं जाता है उसकी बॉडी रहती नहीं है ना, एकदम पतले पतले हाथ रहेंगे, जिम जाएगा तो उसकी मसल्स ग्रो होने लग जाती, जो नॉन एक्टिव फाइबर्स थे वो भी एक्टिव होने लग जाते। भैया आपका बाइसेप कहाँ है? अरे दिखाता हूं, मेरा भी बाइसेप है यार, हल्के में ले लिए क्या? ज्यादा हो गया, टी शर्ट नीचे करते आगे बढ़ते। इसके अलावा याद रखना जो आपकी मसल्स की मूवमेंट है वो इफेक्टिव वे में होने लग जाएंगे, और साथ में आपका बॉडी पोस्चर जो है वो बेटर हो जाएगा, आप बेटर दिखने लग जाओगे, अट्रैक्टिव लुक दिखने लग जाओगे। तो वापस से आते हैं टॉपिक में। अगला टॉपिक है आप लोग का फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू दी एजिंग, कि बॉडी के अंदर किस तरीके के चेंजेस आते हैं जैसे जैसे आप लोग की एज होने लग जाती है। बेसिक सी बात है यार, जैसे जैसे एज होगी, एजिंग एक ऐसी कंडीशन है जो कि नेचुरल है। जैसे आप लोग का बर्थ होता है उसके बाद से एक एक दिन करके आपकी एजिंग होने लग जाती है। स्टार्टिंग में आप लोग चाइल्डहुड रहते हो, फिर आप लोग एडल्टहुड में आते हो, और एडल्टहुड धीरे धीरे करके डिक्लाइनिंग फेज में आने लग जाती है। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना कहलाता है एजिंग। तो एजिंग एक ऐसा फेज आता है जहां पे आप बूढ़े होने लग जाते हो, ओल्ड होने लग जाते हो। उस टाइम पे आप लोगों को किस तरीके से बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको जानते हैं। तो बेसिक सी बात अगर मैं बताऊं तो जैसे जैसे आप लोग की एज होते जाएगी वैसे वैसे आपकी जो मसल्स की पावर थी, मसल स्ट्रेंथ थी, वो धीरे धीरे करके डिटोरिएट होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। वो हो सकता था जवानी में जो ताकत थी वो हो सकता है आप लोग की 40-50 के टाइम पे ना देखने को मिले। इसके अलावा याद रखना न्यूरल स्ट्रेंथ भी आप लोग की डिक्रीज होने लग जाती है, जो आप लोग का न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो खराब होने लग जाता है। इसके अलावा एंडोक्राइन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं एजिंग की वजह से। एंडोक्राइन चेंजेस का मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते थे वो सही तरीके से आप लोग के काम नहीं करेंगे। जो आपके रिसेप्टर्स वगैरह वो सही तरीके से वर्क नहीं करते, जैसे बूढ़े लोगों के साथ होता है ना, हो सकता है उनका कान सही है बट हाँ वो रिफ्लेक्स सही नहीं कर पाते, आपने उनको कुछ बोले तो वो समझ नहीं पाते, कुछ चीजें डिले होने लग जाती है ड्यू टू दी एजिंग की वजह से। इसके अलावा जो पल्मोनरी फंक्शनिंग है, सांस लेने वाली चीजें, आप लोग के हार्ट वाला फंक्शनिंग, इन सब में भी आप लोग को दिक्कतें देखने को मिलने लग जाती है। थोड़े थोड़े टाइम में थक जाते हैं, ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं, सीना दर्द करने लग जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, ये सब देखने को हम लोग को मिलता है। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी कंपोजिशन धीरे धीरे करके खराब होने लग जाता है। मतलब क्या, जो आपका बॉडी मास है, मतलब आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, जो आपकी बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे धीरे धीरे करके डिटोरिएट होने लग जाएगी। ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिलती है ड्यू टू दी एजिंग की वजह से। तो किस तरीके से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं एजिंग के, आई होप आप लोग को समझ में आया। चलो एक काम करता हूं, 3 पॉइंट आप लोग को देता हूं, आप अपने मर्जी से सोचो, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या हो। सो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज के हमारे इस क्लास का रहने वाला है स्पोर्ट्स इंजरीज। तो आखिर ये स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती है? बेसिक सी बात है यार, स्पोर्ट्स की फील्ड में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इंजरीज जो है ये एकदम नेचुरल फिनोमेना है कि अगर आप लोग गिर गए, फिसल गए, स्लिप हो गए तो आप लोग को आपकी बॉडी पे चोट लग सकती है, उसे ही हम लोग कहते हैं इंजरी। तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स खेलते टाइम पे ये बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें आपको देखने को मिलती रहती है। अलग अलग टाइप की इंजरीज हो जाती, कुछ सीवियर हो जाती, कुछ नॉर्मल सी रहती, जल्दी ठीक हो जाती है, अलग अलग पॉइंट के इसके ट्रीटमेंट्स रहते हैं। आइए जानते हैं कि हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पढ़ना है। तो एक्चुअल में आपके जो फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस है या नया सिलेबस है, अकॉर्डिंग आप लोग को 3 टाइप की इंजरीज के बारे में पढ़ना है। आप लोग को इंजरीज के बारे में बताया गया है। पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब आपकी मसल्स में अगर चोट लग जाए उसके वजह से जो इंजरीज होती है उसे हम लोग सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कहते हैं। अगला होता है बोन इंजरी, नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो उसको बोन इंजरी कहते हैं, स्लैश करके इसको फ्रैक्चर भी बोल सकते हो। तो जॉइंट इंजरी मतलब जो जॉइंट्स में इंजरीज हो जाती है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। इसमें से ना ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मतलब कि अगर आपके मसल फाइबर में किसी भी तरीके की चोट लग जाए
उसे कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसके अंदर अलग अलग टाइप है, तो जो सिलेबस में आपको दिए हुए हैं इस साल के 23-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूँ। स्कूल के टीचर जो भी बोल रहे होंगे मेरे को उनसे मतलब नहीं है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस है मैं उसको फॉलो करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें सबसे पहली जो इंजरी होती है इसका नाम है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होता है? एकदम बेसिक फॉर्म की इंजरी कि अगर आप लोग खेल रहे कूद रहे थे और स्लिप हो गए तो हल्की फुल्की जो चोट लग जाती थी ना, खरोच लग जाती थी, वो कंफ्यूजन हो। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे टाइप की इंजरी जो डायरेक्ट हेड जो डायरेक्टली आप लोग को लग जाती है स्पोर्ट्स वगैरह में। और याद रखना ये माइनर से एक्सीडेंट कहलाता है, सोफ्रामाइसिन वगैरह टीप वीप लगा के भी इसको ठीक कराया जा सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हो सकता है आप में से काफी सारे लोग होंगे जो ये वीडियो एग्जाम टाइम में देख रहे होंगे, फाइनल एग्जाम में, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्टार्टिंग में बना रहा हूँ। मेरा एम था यार दोस्तों कि यार सबकी मैं मदद कर सकूँ इनिशियल टाइम पे, है ना, क्योंकि ये चैनल एक्चुअल में स्टूडेंट की मदद करने के लिए है। आप एक बात बताना, एग्जाम चल रहे हैं अभी, जो कभी जिंदगी में फिजिकल एजुकेशन नहीं भी पढ़ाते थे अब माहौल में सब पढ़ा रहे होंगे क्योंकि लोगों को व्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे इतना भरोसा है तुम लोग पे कि तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो कि नहीं यार भैया आपने उस टाइम पे पढ़ा है जब यूनिट टेस्ट चल रहे थे, हाफ ईयरली चल रही थी, आपके प्री बोर्ड चल रहे थे, उससे पहले मैंने ये सब चीज़ें कवर अप करवाया हूँ। तो आप लोग यार कहीं ना कहीं यार इस चीज़ को दिमाग में रखना कि तुम्हारे भैया ने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किए। व्यूज़ के चक्कर में ये वीडियोस नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मदद करने के लिए बनाया जा रहे हैं। और इसके बीच में अगर आप लोगों को कुछ मैं नोट्स वगैरह ये सब सेल वेल कर रहा हूँ जो यार जिंदगी को चलाने के लिए ज़रूरत है, उन सब चीज़ों के लिए यार ये सब चीज़ें की जा रही। तो कभी आप गलत वे में मत लेना कि यार भैया आप तो ऐसा करने लग गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी मैं कमाऊंगा उसको यहीं इन्वेस्ट करूंगा और तगड़े वीडियोस बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्वालिटी कंटेंट और अच्छी चीजों को इंप्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बहती गंगा में काफी सारे कौन से यूट्यूब चैनल हाथ धो रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम टाइम में पढ़ा रहे हैं व्यूज के चक्कर में। और ये हो रहा होगा, 2000% गारंटी है। साल भर नहीं पढ़ाएंगे, आखिरी में पढ़ाएंगे क्योंकि व्यूज आते हैं आखिरी में। तो नेक्स्ट होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? मान लो यार आपने उसको धोखा दे रहे हो और उसने आपको कहीं पकड़ ली कि यार तुम किसके साथ घूम रहे थे, तो फिर उसने बोली कि नाउ आई वांट ब्रेकअप। तो जैसी वो जा रही थी आपने उसका हाथ पकड़ ली, लेकिन उसने उतनी ताकत लगाई तो इस वजह से हुआ कि जो उसकी कलाई थी वो घिंच गई, जो मसल फाइबर थी वो ट्विस्ट या फिर ओवर स्ट्रेच्ड हो गई, तब उसको यहाँ पे दर्द होगा। और अगर वो पहले ब्रेकअप नहीं भी करना चाह रही थी तो इस दर्द की वजह से मैं गारंटी देता हूँ कि अब तो ब्रेकअप होगा। तो स्ट्रेन क्या है? बेसिक फॉर्म का आप लोग का एक इंजरी है जहां पे अगर आप लोग की मसल्स ट्विस्ट अप हो जाए या फिर पुल अप हो जाए, उस वजह से आप लोग को एक स्ट्रेन पैदा होता है और ये एक फॉर्म की इंजरी है। अगला है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब क्या कि आप खेत में कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा गए, तो खेत के लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं और खेत में यार अंडुलेटेड पोर्शन रहता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, तो आपका पैर जो है मुड़ गया। मुड़ने की वजह से जो आपका लिगामेंट था पैर का वो ब्रेक डाउन हो गया। तो जब भी आप लोग की बॉडी के अंदर जो लिगामेंट है उसमें इंजरी आ जाती है या वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं या वो ओवर स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है स्प्रेन। तो स्प्रेन को ठीक करने के लिए आप लोग का एक ट्रीटमेंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। इसको किया जा सकता है प्राइस से। हाँ, वो तो देना पड़ेगा प्राइस डॉक्टर को। प्राइस वाला प्राइस नहीं, प्राइस का एक फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा प्राइस के अलावा राइस भी इसको कहते हैं, अगर पी हटा दो तो राइस हो जाएगा। तो प्राइस का फुल फॉर्म क्या होता है? पी मतलब प्रोटेक्शन, मतलब जिसको स्प्रेन हुआ है सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन दो। फिर आर मतलब रेस्ट, फिर उसको रेस्ट करवा। फिर होता है आई। आई मतलब आइस एप्लीकेशन, भैया आइसिंग करो उसको जो चोट लगी है ना, जिससे कि उसकी सूजन उतर सके। अगला होता है सी, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बैंडेज या क्रैप बैंडेज बांध देते हैं, आप लोग को पता होगा। और ई मतलब होता है एलिवेशन। देखे होंगे आप लोगों ने, अगर आपके पैर में चोट लग जाती है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है, आपको पट्टियां बांध दी जाएगी और बोला जाएगा कि 1-2 पिलो रखो, उसके ऊपर आप अपना पैर रखो जिससे एलिवेट हो सके। और ये सब चीजें जो है सोरनेस एरिया को रिलीव करने के लिए होता है। तो याद रखना, प्राइस पूछ सकता है जिसमें आपको प्रोटेक्शन, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन ये सब बताना है। राइस पूछे तो याद रखना रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन आप लोग को लिखना है। एग्जाम में डेफिनेटली आता है तो बनना चाहिए ये चीज। तो नेक्स्ट जो आप लोग का फॉर्म है इंजरी का, उसे कहा जाता है एब्रेशन। ये तब होता है जब आप लोग ज्यादा चतरे बनते हो, कोचिंग के सामने स्टंट मारते हो और रेत में स्लिप हो जाते हो और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक छिल जाता है, ऐसे जैसे भैया का छिल गया। ये चोट इतनी भयंकर रहती है कि आप लोग की हड्डी तक विजिबल होने लग जाती है, जाने लग जाता है। तो ऐसे टाइप की जो मेजर इंजरी है इसे कहा जाता है एब्रेशन। ये स्पोर्ट्स की फील्ड में आप लोग को देखने को मिल सकता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा भड़ंत हो गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, घुस गए, तभी आप लोग को एब्रेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। ये मेजर इंजरी है। कंफ्यूजन जो था ना उसके बड़े पापा है। अगला होता है लेसरेशन। लेसरेशन एक ऐसे टाइप का इंजरी है जिसमें कि यार अगर आपकी बॉडी के अंदर बड़े बड़े कट्स लग जाए, हो सकता है जो बैट्समैन है वो रन ले रहा हो, उस टाइम पे उसका पैर स्लिप हो गया और उसका हेलमेट जो है किसी बॉलर को जो पिच में खड़ा है उसको लग गया, तो हो सकता है उसके घुटने में कहीं पे वो जो हेलमेट है उसकी वजह से बहुत बड़ा कट लग सकता है। तो ये लेसरेशन ज्यादातर तब देखने को मिल सकता है आप लोग को यार कि जब कोई ऐसा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहना हो कोई और नॉन स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहनने वाले के साथ टकरा जाए तो प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, जिसमें सीवियर इस तरीके से कट्स लग सकते हैं। मेजर इंजरी है दोस्तों, खून निकल जाता है इसमें। और याद रखना, कट ये कैसे लग रहे हैं, मसल ही कट जा रही है, ठीक है ना, गहरी। तो इसको ठीक करने के लिए आप लोग को हो सकता है कि यार आप लोग को यहाँ पे स्टिचेस भी लगाना पड़ सकता है। अगला होता है इंसिजन। इंसिजन जो है छोटा भाई है लेसरेशन का। ये ना बच्चा बाबू वाले जो रहते हैं ना, बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। जो बिना बाबू के रह नहीं सकते, बाबू ने बोली कि अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, और फिर बाबू के चक्कर में हाथ काट लिए तो इसे कहा जाता है इंसिजन। जहाँ पे आप लोग जो छोटे छोटे शार्प एजेस की वजह से कट लगा देते हो, उसे कहा जाता है इंसिजन। तो आई होप तुम लोग को ये चीज याद रहेगी। तो यहाँ तक के था आप लोग का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब बात करते हैं कि बोन इंजरीज क्या होती है। बोन इंजरीज मतलब कि जब हड्डियां का टूट जाना, वो बोन इंजरी कहलाता है, जिसका एक दूसरा नाम होता है फ्रैक्चर। तो सबसे पहला होता है सिंपल फ्रैक्चर। ऐसे टाइप का फ्रैक्चर जो बाहर से देखकर विजिबल नहीं है, लेकिन अंदर से हड्डी टूट गई है। दोस्त जो है वो मजाक बना रहे हो, लेकिन बेचारा रो रहा है कि सही में टूट गई भाई। एक्सरे में कराया, पता चला कि अच्छा भाई सच्ची में हड्डी टूट गई। ऐसे टाइप का फ्रैक्चर जो कि बाहर से विजिबल नहीं रहता, लेकिन एक्चुअल में अंदर हड्डी टूट जाती है, उसे हम लोग सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। सेम ऐसे टाइप का फ्रैक्चर जो कि यार बाहर से देखकर विजिबल है कि यार सच्ची में हड्डी टूट गई, देखो जैसे इसका हड्डी बाहर आ, वो कहलाएगा कंपाउंड फ्रैक्चर। इट इज अ फ्रैक्चर व्हिच इज ब्रेक और क्रैक इन द बोन दैट इज विजिबल थ्रू द स्किन। नेक्स्ट होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। ऐसे टाइप का फ्रैक्चर जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे हड्डी टूट रही है, देखो एकदम सीधी इस तरीके की, उसे कहा जाएगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। और इसी का एकदम दूसरा अपोजिट जो है वो ऑब्लिक है, जो कि एकदम 45 डिग्री के एंगल से कट रही है इस तरीके से डायगोनली, वो कहलाएगा ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगली बात करूं कम्यूटिव फ्रैक्चर। ऐसे टाइप का फ्रैक्चर कि भाई आपका फ्रैक्चर तो हुआ ही हुआ है, लेकिन हड्डी चूरा चूरा हो गई, मतलब नंबर ऑफ पीसेस में जो बोन है अंदर में फ्रैक्चर्ड हो गई, इसे कहा जाता है कम्यूटिव फ्रैक्चर। अगला होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यहाँ पे जो बोन है पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होती, जैसे ये बोन है तो बोन का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो बस यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। मैं कह सकता हूँ बोन का वाला पोर्शन फ्रैक्चर हो रहा है जो सॉफ्ट है। याद रखना जो हड्डी है, हड्डी बाहर की तरफ में सॉफ्ट रहती है, जैसे जैसे आप अंदर आओगे वैसे वैसे वो सख्त होती है। बाहर वाला जो है ना सॉफ्ट बोन, वो ब्रेक डाउन अगर हो जाए तो उसे कहा जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला होता है इंपैक्ट फ्रैक्चर। इंपैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा हाथ मेरा हड्डी है, हड्डी टूट गई और टूटने के साथ साथ एक के ऊपर एक घुस गई, वो कहलाता है आप लोग का इंपैक्ट फ्रैक्चर। जैसे हड्डी टूटी और एक के ऊपर एक हड्डी चढ़ गई, वो कहलाता है इंपैक्ट फ्रैक्चर, जहां पे जो दो बोन से वो जैम्ड हो जाती है एक दूसरे से बाय दी फोर्स। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। अगला होता है जॉइंट इंजरी। है जॉइंट इंजरी क्या होता है दोस्तों, जॉइंट इंजरी तब हो सकता है कि जब बोन्स जो है ज्यादा ओवर पुल्ड हो जाए, तो इस वजह से आप लोग के जो जॉइंट्स है वहां पे डिफरेंट फॉर्म की इंजरीज आप लोग को देखने को मिल सकती है। अब ये कहां कहां हो सकती है, तो आपकी बॉडी में जहां जहां पे जॉइंट है वहां पे जॉइंट इंजरी हो सकती है ओवर स्ट्रेच्ड होने की वजह से। और कई बार तो कहा जाता है कि अगर कुछ ज्यादा ही ओवर स्ट्रेच हो जाए तो जो बोन है अपनी जगह छोड़कर डिसलोकेट हो जाती है। आप लोग देखते होंगे कि कई लोगों के शोल्डर डिसलोकेट हो जाते हैं, जैसे रोहित शर्मा का हुआ था मैच के दौरान। ये रोहित शर्मा हाथ मोड़ेंगे और अब कंधे पे देंगे झटका, एक ये देखा आपने वहां कंधा। ऐसी अलग अलग जगहों के बोन्स डिसलोकेट हो सकते हैं, उसे कहा जाएगा जॉइंट इंजरी। तो जॉइंट इंजरी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। पहला हो सकता है डिसलोकेशन हो जाना जॉ का, जॉ मतलब लोअर जॉ का। जैसे आप लोग वॉलीबॉल खेल रहे हो, बॉल किसी ने स्मैश किया, टकराई और बॉल यहाँ टकरा गई, बाउंस बैक हो गई, बॉल यहाँ पे लग गई, तो हो सकता है ये जॉ आप लोग का टूट जाए। शोल्डर का डिसलोकेशन आपको हो सकता है, जैसे रोहित शर्मा को हुआ था जो मैंने वीडियो में दिखाया। हिप का डिसलोकेशन हो सकता है, कई लोग हैवी डेडलिफ्ट मार लेते हैं, स्क्वाट्स मार लेते हैं चतरे बनने के चक्कर में, किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में, और वही डिसलोकेट हो जाता है। इसके अलावा डिसलोकेशन रिस्ट का भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। ऐसे डिफरेंट फॉर्म के और डिसलोकेशंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ यही हो। तो यहां तक के था दोस्तों चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे जरूर फॉलो अप करना है इंस्टा पे, टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो भाई मेरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन की डेडिकेटेड लाइव सीरीज कवर अप करवा रहा हूं। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग के लिए अवेलेबल है, प्रीमियम कोर्सेस आप लोग के लिए मिल रहा है। और अगर आपने बुक नहीं ली हो भाई लोग, तो बुक मेरी खुद की परचेज कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन की। और इसके अलावा भैया हमको नोट्स चाहिए थे बेस्ट वाले, तो ये रहे नोट्स। ऑर्डर करें इसको ऑनलाइन, और इसको डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग प्रिंट आउट करवा और अपनी घर बैठे रिवाइज करें इन नोट्स के साथ प्रिपरेशन के लिए। मैं गारंटी देता हूं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एंड करता हूं आज का इस वीडियो। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर डेडिकेटली फिजिक्स पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, तो मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स के लिए एक तगड़ी सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है पार्टी सीरीज। उसको देखकर आप लोग सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है मेरे फिजिक्स के चैनल की भी। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।